चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सबसे पहले टेबल बनाया, फूड F1 F2 विटामिन ए बी, सारा टेबल में इंफॉर्मेशन फीड कर दिया। उसके बाद यू हैव टू बिगिन बाय टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट assumption, let x1 be the number of units of food F1 and x2 be the number of units of food F2 to be consumed by the person so as to minimize the cost। अगर कॉस्ट है तो मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, अगर प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू, देखो 1 यूनिट फूड F1 का खाते हो तो कितने रुपए का खर्चा है, 10 रुपीज का। हम कितने यूनिट्स खा रहे हैं, लेट x1 बोला ना आपने, हम कितने यूनिट्स खा रहे हैं x1, तो टोटल खर्चा फूड F1 का कितना हो गया 10 इंटू x1। 1 यूनिट फूड F2 का खा रहे हो तो कितना खर्चा है 12.50। हम कितने यूनिट्स खा रहे हैं x2, तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा 12.50 इंटू x2। तो टोटल खर्चा बाय कंज्यूमिंग बोथ द फूड्स, टोटल खर्चा बाय कंज्यूमिंग बोथ द फूड्स इज 10 इंटू x1 प्लस 12.50 इंटू x2। ये टोटल आपका एक्सपेंडिचर है जिसको क्या करना चाहोगे हम, मिनिमाइज। यहाँ तक क्लियर है बेटा, फूड का खर्चा सब्जेक्ट टू, लेकिन ये जो खर्चा आप मिनिमाइज करना चाहते हो इसके ऊपर लिमिट्स लगी हुई हैं। सब्जेक्ट टू, you are to achieve this objective function subject to basic restrictions which have been imposed upon you। now what are those restrictions? वो कहते हैं कि जब आप खाना खाओगे कम से कम 40 यूनिट्स विटामिन ए के आपके अंदर जाने चाहिए और 50 यूनिट्स विटामिन बी के अंदर जाने चाहिए। तो जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन लगी होती है ना बेटा, उस तरफ कंस्ट्रेंट की डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगी तो यू कंस्ट्रेंट हो जाएगी, अगर यहाँ लगी होती तो यू कंस्ट्रेंट हो जानी थी, जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन लगी होगी। चलिए 1 यूनिट फूड F1 का खाते हो तो कितने यूनिट्स विटामिन ए के अंदर जा रहे हैं, 2 यूनिट्स। हम कितने यूनिट्स खा रहे हैं फूड के, x1, तो कितने यूनिट्स विटामिन ए के अंदर चले गए 2 इंटू x1। 1 यूनिट फूड F2 का खा रहे हो तो कितने यूनिट्स जा रहे हैं विटामिन ए के, 4 यूनिट्स। हम कितने यूनिट्स खा रहे हैं फूड F2 के, x2। तो ये फूड x1 में, फूड F1 में आपके विटामिन चले गए, ये फूड F2 में विटामिन चले गए। ये टोटल विटामिन जो होने चाहिए फूड आपके फर्स्ट वाले फूड से F1 से, दे कितने होने चाहिए, दे शुड बी मिनिमम 40। इसका मतलब आप जितने विटामिन कंज्यूम करोगे कितने होने चाहिए, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, क्योंकि कम से कम 40 होने चाहिए। तो आप इससे ज्यादा खा सकते हो, विटामिन जितने मर्जी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, 1 यूनिट फूड F1 का खाते हो तो कितने यूनिट्स विटामिन ए के जा रहे हैं, 2। हम कितने खा रहे हैं, x1, तो 2 इंटू x1 विटामिन ए चला गया। ऐसे ही आप 1 यूनिट फूड F2 का खा रहे हो तो 4 यूनिट्स विटामिन ए के जा रहे हैं। आप कितने यूनिट्स खा रहे हो फूड के, x2, फूड F2 के। तो ये टोटल आपका फूड F2 से विटामिन ए चला गया। नाउ दिस इज द टोटल इनटेक ऑफ विटामिन ए थ्रू बोथ द फूड्स, दोनों खानों में विटामिन ए का टोटल इनटेक कितना है, और ये कितना होना चाहिए कम से कम दिन में आपका 40 यूनिट, सो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अब दूसरा लेते हैं विटामिन बी। जब आप फूड F2 खाते हो, मान लो रोटी खा रहे हो, फूड F1 रोटी और फूड F2 दाल है। जब आप फूड F1 रोटी खा रहे हो तो आपके विटामिन बी के कितने यूनिट्स जा रहे हैं अंदर, 5। हम कितनी रोटियां खा रहे हैं, x1, तो टोटल कितने विटामिन ए चले गए, 5 इंटू x1। ऐसे आप कितनी दाल खा रहे हो, दाल में कितने विटामिन अंदर जा रहे हैं, 2 यूनिट्स। हम कितनी कटोरियां दाल की खा रहे हैं, x2। तो ये टोटल विटामिन बी चला गया अंदर आपके अंदर थ्रू दाल, थ्रू रोटी एंड दाल। फूड F1 x1 रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड F2 दाल को x2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टोटल विटामिन बी आपके अंदर चला गया थ्रू रोटी एंड दाल। अब कितना विटामिन बी अंदर जाना चाहिए आपके, इट शुड बी मिनिमम हाउ मच, इट शुड बी मिनिमम 50, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। कम से कम 50 यूनिट्स विटामिन बी के आपने खाने हैं थ्रू रोटी एंड दाल, तो कितने होने चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। लास्ट में आप रोटी और दाल खाओगे या नहीं खाओगे, आप कभी कहते हो कि मैंने -5 रोटियां खाई है, मैंने -2 कटोरियां दाल खाई है, नहीं होता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लास्ट में यू हैव टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन नेगेटिविटी असम्पशन, दैट इज x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। This is called your non-negativity assumption. Non-negativity assumption. So any linear programming problem has 3 parts, 3 components. One is your objective function, which is either of maximization or minimization nature. Second is your set of, ये objective function है बेटा आपका, ये वाला first part, ये मैंने आपको लिखवाया था जब मैंने पहली बार कराया था, objective function। ये जो दो आपकी हैं, these are the set of constraints। सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स मतलब जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि कम से कम आपने इतने यूनिट्स अंदर जाने चाहिए। एंड दिस थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नॉन नेगेटिविटी assumption। This is your non-negativity assumption. So you have 3 important components of any LPP. This entire thing is called linear programming problem. Linear programming problem.
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच कैन बी आइदर ऑफ मैक्सिमाइजेशन नेचर और मिनिमाइजेशन नेचर. सेकंड इज योर सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड थर्ड इज नॉन नेगेटिविटी assumption. So these were the 3 components of LPP. ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? सबसे पहले आप अगर मिनिमम कॉस्ट दिए तो मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्रॉफिट दिया तो मैक्सिमाइजेशन का है. अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम वर्ड यूज किया है तो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की बनेगी, और अगर मैक्सिमम वर्ड यूज किया हुआ है तो लेस देन इक्वल टू टाइप की बनेगी. जैसे से आप करते जाओगे आपको समझ आता जाएगा. यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? यस मैम. चलिए अब आपका नेक्स्ट मैं प्रैक्टिकल शुरू कर रही हूँ ग्राफिकल का. कि एक एग्जांपल और कराऊं आपको, अभी एक और करवा देती हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं. आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर चलिए 3 कंस्ट्रेंट्स वाली करा रही हूँ आपको. आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 11 निकालिए. एग्जाम्पल नंबर 11 निकाल लीजिए. एक और एग्जाम्पल फॉर्मेशन की करा रही हूँ. उसके बाद जैसे से आप प्रैक्टिकल करते जाओगे ना फॉर्मेशन साथ साथ आती जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. चलिए आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 11 करा रही हूँ. शुरू करें. चलिए पढ़िए क्या कह रहे हैं वो. 3 products are processed through 3 different machines. The time in minutes. Time in minutes को अंडरलाइन कर लीजिए. Required per unit of each product. The daily capacity of the operation in minutes per day and the profit per unit are given. अब आपको प्रॉफिट दिए हुए तो ये प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन की है. ठीक है. अब वो कह रहे हैं आपके 3 ऑपरेशंस हैं. ऑपरेशन में 3 प्रोसेसेस चल रही है जिसमें आपके प्रोडक्ट 1, 2, 3 बन रहे हैं. प्रोसेस 1 में, ऑपरेशन 1 में प्रोडक्ट 1 लेता है 3 मिनट बनने में. ऑपरेशन 2 में प्रोडक्ट 1 लेता है 5 मिनट और ऑपरेशन 3 में प्रोडक्ट लेता है 3 मिनट. 3 ऑपरेशन में से एक प्रोडक्ट निकल के जाएगा. जैसे मान लो आपकी बुक है, वो पहले उसकी होती है ना प्रिंटिंग होती है, फिर बाइंडिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है. 3 ऑपरेशंस होगी ना, ऐसे हर एक ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ आपको. ठीक है. और ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना प्रॉफिट देता है आपको वो भी नीचे दिया हुआ है 20 रुपीज. अब जिसका प्रॉफिट, ये जिसकी कॉस्ट दी है, याद रखना वो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं आपके. जिसका प्रॉफिट ये जिसकी कॉस्ट दी है वो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं आपके. तो यहाँ टेबल ऑलरेडी गिवन है, मैं टेबल को नहीं छेड़ रही. अब आपको प्रॉफिट गिवन है तो मैं क्या लूंगी, लेट x1. आपकी असम्पशन क्या हो जाएगी, लेट x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1. लेट x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1, x2 of product 2 and x3 of product 3 to be manufactured so as to maximize the profits. Let x1, x2, x3 be the number of units of products 1, 2 and 3 respectively. Respectively word का मतलब होता है जिस ऑर्डर में लिखा हो उसी ऑर्डर में उसका आंसर आए, वो फॉलो कर रहा है उसको. Let x1, x2, x3 be the number of units of products 1, 2, 3 to be manufactured so as to maximize the profits. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो क्या हो जाएगा बेटा. प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको, मैक्सिमाइज दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट दिया है प्रोडक्ट 1 का 1 यूनिट मार्केट में जब बिकता है तो कितना प्रॉफिट दे रहा है आपको 20 रुपीज. हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं 20 इंटू x1, तो कितना प्रॉफिट हुआ 20 इंटू x1. 1 यूनिट प्रोडक्ट 2 का आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है रुपीज 10. हम कितने यूनिट्स बना के बेच रहे हैं x2, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 10 इंटू x2. हमारा प्रोडक्ट 3 कितना प्रॉफिट दे रहा है 30 पर यूनिट. हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं x3. तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपका तीनों में से, जिसको आप क्या करोगे मैक्सिमाइज. प्रॉफिट है ना तो मैक्सिमाइज करना चाहोगे. सब्जेक्ट टू, लेकिन ये प्रॉफिट की जो मैक्सिमाइजेशन है इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. आपके ऊपर लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से लगे. देखो राइट हैंड साइड पे देखो ऑपरेशन कैपेसिटी इन मिनट्स. इसका मतलब क्या है कि जो पहली फैक्ट्री, ऑपरेशंस का मतलब एक तरह से फैक्ट्री लगा लो. जो पहली फैक्ट्री है उसमें टोटल 143 मिनट्स ही अवेलेबल है आपके पास. ये फैक्ट्री 143 मिनट्स ही चल सकती है. सेकेंड फैक्ट्री में 146 मिनट्स अवेलेबल है और थर्ड वाली फैक्ट्री में 142 मिनट्स अवेलेबल है. अब वहां कुछ नहीं दिया हुआ कि मैक्सिमम मिनट्स अवेलेबल है. मैंने क्या बोला था, अगर मिनिमाइजेशन हो तो ग्रेटर देन हो, तो वहां लिख लो कहीं पे भी ना कि जब आपकी कंस्ट्रेंट मिनिमाइजेशन की होगी ना तो आपकी जो कंस्ट्रेंट्स बनेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगी, और अगर मैक्सिमाइजेशन की होगी तो लेस देन इक्वल टू बनेगी. अब यहाँ देखो कुछ नहीं दिया हो मुझे कि मैक्सिमम ऑपरेशन कैपेसिटी है, ये मिनिमम ऑपरेशन कैपेसिटी, मुझे कुछ नहीं दिया हो. तो यहाँ मेरी मर्जी में जो मर्जी लूं. जब मुझे व्हेन आई एम नॉट क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मानूं उसको, तो देन यू विल लुक टुवर्ड्स द नेचर ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन.
अब अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखोगे बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप दे रही हूँ आपको, व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कि वो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की क्या माने, देन यू आर लुक टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है, जैसे हमारा ये वाला केस है, तो आप इसको मैक्सिमम ऑपरेशन कैपेसिटी मानोगे, और इसको कंस्ट्रेंट कैसी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, तो आप इसको क्या मानोगे, मिनिमम ऑपरेशन कैपेसिटी। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का। सॉरी, आपकी कंस्ट्रेंट कैसे हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, देन यू विल लुक टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन नेचर का है, तो आप इस अवेलेबिलिटी को मैक्सिमम मानोगे और कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप की हो जाएगी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, तो आप इस कंस्ट्रेंट को मिनिमम मानोगे और आपकी कंस्ट्रेंट का नेचर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप हो जाएगा। अब यहाँ लिख लो ऊपर, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का था ना, तो आपका लास्ट कॉलम दिया ना जहां पे ऑपरेशन कैपेसिटी, ये देखो लास्ट कॉलम दिया हुआ ना आपकी बुक में, जहां पे ये देखो आपकी बुक का लास्ट कॉलम ये दिया हुआ ना, ये वाला, इसके ऊपर लिख लो मैक्सिमम ऑपरेशन कैपेसिटी इन मिनट्स। इसके ऊपर लिखो मैक्सिमम ऑपरेशन कैपेसिटी इन मिनट्स। अब मैक्सिमम मान के चलते हैं, चलो अब फिर शुरू करते हैं। आपकी लिमिट किधर लगी हुई बेटा, आपकी बुक में देखो लिमिट्स किधर लगी हुई है, बुक में देखो लिमिट्स ये लगी ना जी, यहाँ पे ये देखो राइट साइड पे ये लिमिट्स है आपकी। तो अगर लिमिट नीचे लगी तो मैंने कंस्ट्रेंट यू बनाई थी, अगर लिमिट यहाँ लगी तो मेरी कंस्ट्रेंट्स हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। अगर लिमिट जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिमिट नीचे थी ना, तो मैंने कंस्ट्रेंट यू बनाई थी। अब इसमें लिमिट्स यहाँ लगी, मेरी कंस्ट्रेंट्स हॉरिजॉन्टल बनेंगी। ठीक है, चलिए पहली कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगी, जब आप ऑपरेशन 1 में चलते हो, तो प्रोडक्ट 1 वहां कितने मिनट ले रहे हैं, 3 मिनट्स। हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, x1, तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 into x1। ऑपरेशन 2 में प्रोडक्ट 1 कितने मिनट्स, प्रोडक्ट 2 कितने मिनट्स ले रहे हैं, 4। हम प्रोडक्ट 2 के कितने यूनिट्स बना रहे हैं, x2। ऑपरेशन 1 में प्रोडक्ट 3 कितने मिनट्स ले रहे हैं, 3। हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, x3। ये टोटल टाइम टेकन बाय ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन ऑपरेशन 1, पहली फैक्ट्री में टोटल टाइम टेकन बाय, जैसे मान लो आपकी 3 बुक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सपोज ये तीनों बुक्स पहले बाइंड प्रिंटिंग होती है, तो ये प्रिंटिंग की फैक्ट्री में पहली बुक ने 3 मिनट लिए, सेकंड बुक ने 4 मिनट लिए, थर्ड बुक ने 3 मिनट लिए। ये प्रिंटिंग फैक्ट्री पहली ऑपरेशन, प्रिंटिंग ऑपरेशन में टोटल टाइम टेकन बाय ऑल द बुक्स हो गया। और ये टाइम अवेलेबल कितना दिया हुआ आपको, 143 मिनट्स, मतलब इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मैक्सिमम आना आपने इसको, मैक्सिमम इतने मिनट्स अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, इससे कम या इसके बराबर मिनट्स यूज कर सकते हो। 143 लेस देन इक्वल टू 143, मैक्सिमम मानोगे तो लेस देन इक्वल टू मानोगे कंस्ट्रेंट को, मिनिमाइजेशन होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरी, प्रिंटिंग के बाद क्या करते हो, बाइंडिंग। अब हम दूसरी फैक्ट्री में गए, उसमें पहली बुक में लिए 5 मिनट, हमारी कितनी बुक्स बन रही है, x1। दूसरी बुक ने लिए 0 मिनट्स, हम कितनी बुक्स बना रहे हैं, x2। तीसरी बुक ने लिए 4 मिनट, हम कितनी बुक्स बना रहे हैं, x3। ये टोटल टाइम टेकन इन दूसरी फैक्ट्री, दैट इज बाइंडिंग फैक्ट्री हो गया। ये ओआर की बुक, ये इनकम टैक्स की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक ने इतना इतना टाइम लिया आपकी बाइंडिंग के लिए। ये टोटल टाइम टेकन इन द बाइंडिंग कंपनी हो गया, बाइंडिंग फैक्ट्री। और बाइंडिंग फैक्ट्री में कितना टाइम अवेलेबल है, 146 मिनट्स, सो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 146 मिनट्स। सेकंड ऑपरेशन, सपोज बाइंडिंग फैक्ट्री है, तो वहां तीनों बुक्स ने कितना कितना टाइम लिया वो लिखा, और लेस देन इक्वल टू 146। अब आ जाओ थर्ड फैक्ट्री आपकी, मान लो फिनिशिंग की फैक्ट्री, बुक को बनने के बाद फिनिश करते हैं, उस कवर को चढ़ाते हैं प्रॉपर। तो उसमें पहली वाली बुक ने उस फिनिशिंग वाली फैक्ट्री में लिए 3 मिनट्स, हमारी कितनी बुक्स बन रही है, x1। इसी फैक्ट्री में दूसरी बुक ने लिए 6 मिनट्स, हमारी कितनी बुक्स बन रही है, x2। इसी फैक्ट्री में तीसरी बुक ने लिए 2 मिनट्स, हमारी कितनी बुक्स बन रही है, x3। ये टोटल टाइम टेकन बाय ऑल द बुक्स इन द फिनिशिंग इंडस्ट्री है, फिनिशिंग फैक्ट्री है। इस बुक ने 3 मिनट लिए फिनिशिंग में, इसने 6 मिनट लिए, इसने 2 मिनट लिए। ये टोटल टाइम टेकन बाय ऑल द बुक्स, ओआर, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक्स ने टोटल टाइम लिया कहां पे, द फिनिशिंग फैक्ट्री। एंड दिस टाइम टेकन शुड बी, जितना अवेलेबल टाइम है, मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, 142, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 142, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इज 142। अब ये तीनों फैक्ट्रीज में कितना कितना टाइम एक एक बुक ने लिया, वो हमने ऐड किया और फिर लेस देन इक्वल टू टाइम अवेलेबल कर दिया। नाउ दीज आर द 3 कंस्ट्रेंट्स अंडर व्हिच यू हैव टू ऑपरेट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। आप नीचे पढ़ लीजिए, और कुछ दिया हुआ जो मैं टेबल में जो दिया था मैंने सब कुछ डाल दिया।
अब नीचे देख लीजिए, कहते हैं जीरो टाइम इंडिकेट्स द प्रोडक्ट डज नॉट रिक्वायर द गिवन ऑपरेशन, मतलब जीरो मींस वो ऑपरेशन में वो बुक नहीं जाएगी, फायदा नहीं भेजने का. It is assumed that all the books produced are sold. Moreover, the given profits per unit are net values that result after all the pertinent expenses have been deducted. हाँ जी बताइए, pertinent word का मतलब क्या होता है? Pertinent is related to. ये जो प्रॉफिट दिया ना आपको नीचे, ये प्रॉफिट कहाँ से आया? जितनी सेल हुई, जितने पैसे आए माइनस जितने भी प्रिंटिंग के, बाइंडिंग के और ऑपरेटिंग के या फिनिशिंग के खर्चे थे, माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट आया. सारे खर्चे माइनस करने के बाद. Now the problem is to determine the optimum daily production for 3 products that maximizes the profits. बताओ कितना बनाए तीनों प्रोडक्ट्स ताकि आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. तो ये मैंने एलपीपी बना दिया आपका. लास्ट में वेयर और कोई रहने की इन्फॉर्मेशन, वेयर x1 पहली बुक, x2 दूसरी बुक्स और x3 तीसरी तरह की बुक्स. ये तीनों बुक्स या तो बनाओगे या नहीं बनाओगे, कभी नेगेटिव नहीं बना सकते. सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप देख लीजिए आपके तीन components of this LPP. First is objective function, second is set of constraints, and third is non-negativity assumption. देख लीजिए, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. चलिए आगे, चलिए बेटा आगे, Yes, ma'am. चलिए जी. Yes, ma'am. अब मैंने और इसका एलपीपी की फॉर्मुलेशन मैंने बेसिकली यहाँ आपको मतलब बताना था वेरिएबल्स का. चलिए प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं. सारा दोबारा आएगा सब कुछ, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कराऊंगी. सारी फॉर्मेशन दोबारा आनी है अभी. चलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोटिस अंडरलाइन कीजिए आपकी बुक में, पेज नंबर 2.17 पे देखो. ये पेपर में हमेशा आता है, किसने किसी शॉर्ट स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन को. कन्वेक्स सेट नजर आ रहा है आपकी बुक का लास्ट पेज, इस चैप्टर का लास्ट पेज है कन्वेक्स सेट, पेज नंबर 2.17. कन्वेक्स सेट शुरू करें. इसकी डेफिनेशन आती है नॉर्मली आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर, किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आ जाएगी. देखो आपका ये डायग्राम है, देखो एक होता है ये पॉइंट, इसमें से अगर वो कहेंगे ड्रॉ लाइंस, उसमें करोड़ों लाइंस निकल सकती हैं, जितनी मर्जी लाइंस बना लो. एक होता है ये होता है लाइंस, एक होता है लाइन सेगमेंट. आपकी दो पॉइंट्स है, दो डेसिमल, दो पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट. नाउ दीज आर द लाइंस एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट. So line segment is any line which is joining two points, that becomes your line segment. Now these are the lines and this is the line segment. ठीक है. अब वो कहते हैं अगर एक डायग्राम बना रहे हो and the line segment which is joining two points falls in the same set, उसी सेट के अंदर फॉल कर रहा है, then it is called a convex set. इसको convex set बोलते हैं. ये देखो आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक लाइन सेगमेंट है, वो उसी के अंदर पूरा फॉल कर रहा है, इट इज अ कन्वेक्स सेट. ठीक है. ऐसे कोई भी बना लो आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए, ये देखो ये बनाया एक लाइन सेगमेंट, इसके अंदर है ये, दिस इज अ कन्वेक्स सेट. एक लाइन सेगमेंट जब इस एरिया के अंदर फॉल करती है दैट इज कॉल्ड अ कन्वेक्स सेट. लेकिन अगर सपोज आपका ये देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये आपका शेडेड रीजन है, ये डार्क वाला, ये बाहर वाला, ये शेडेड रीजन है. अब आपकी लाइन सेगमेंट यहां से लेके यहां जा रही है, शेडेड में तो जा रही है, ये सेट है, इसके अंदर फॉल करिए ठीक है, लेकिन ये खाली एरिया में से भी निकल के जा रही है, सेट वाले खाली एरिया में से. सो दिस इज अ कनकेव सेट. ये क्योंकि पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट शेडेड रीजन में लाई नहीं करता है, सेट के अंदर लाई नहीं करता है, सो इट इज कॉल्ड अ कनकेव सेट. जैसे ये पूरा डायग्राम के अंदर लाई करता है ना, ये भी पूरा अंदर लाई कर रहा है, ये पूरा अंदर लाई कर रहा है. लेकिन अगर दो सर्कल्स हैं बना के ना, ये जो शेडेड रीजन ये बाहर वाला है, अगर सेट इसके अंदर फॉल करता तो ठीक है, अगर बाहर निकल आता है इसका मतलब ये जैसे प्लेन एरिया में आ गया ना, this is called a non-convex or a concave set. ऐसे एक और एग्जांपल दिए इन्होंने, ये देखो डायग्राम बनाया, ये लाइन यहां से यहां तक जा रही है. अब ये आपका शेडेड रीजन है, ये वाला, ये खाली एरिया में से भी लाइन निकल रही है. सो दिस इज अ non-concave or a convex, non-convex or a concave set. If the line segment falls, complete line segment falls in the set, that is called a convex set. अगर थोड़ी सी भी बाहर निकल जाती है, that becomes your concave set or a non-convex set. हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? ये लर्न कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, ma'am. ओके. चलिए जी, अब ग्राफिकल, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए. ग्राफिकल, ग्राफ कॉपी सबने ले ली हुई? मैंने पहले बोला था आपके पास यू शुड बी हैविंग वन ग्राफ कॉपी और एक पेंसिल बॉक्स, जिसके अंदर आपके पास एक पेंसिल होगी शार्पनड, पेन होगा, रबर होगा, शार्पनर होगा, रूलर होगा.
ये सबके पास होना चाहिए और ग्राफ कॉपी होनी चाहिए जिस पे आपने ग्राफ्स बनाने हैं। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 2.1 क्या नंबर है 2.21। पहली एग्जाम्पल कंसिडर द प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 20x1 प्लस 30x2 सब्जेक्ट टू पहली कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टाइप की, दूसरी कंस्ट्रेंट भी लेस देन इक्वल टाइप की। याद रखना मैक्सिमाइजेशन के साथ ज्यादातर कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टाइप की होती हैं, लेकिन मिक्स भी होती है, मैं वैसे बता रही हूँ ज्यादातर। मिनिमाइजेशन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की होती है। मैं एग्जांपल हमेशा आपको बताती हूँ, जैसे मैंने गेम थ्योरी कहा था मैक्सिमाइजिंग प्लेयर छत पे खड़ा ऊपर खड़ा है, लेकिन उल्टा होता है उसका लेस देन इक्वल टू, और मिनिमाइजिंग प्लेयर जमीन पे खड़ा है उसका तो उल्टा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। वो ऊपर देखता है ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू एरिया देखता है वो, और जो मिनिमाइजिंग प्लेयर है वो नीचे होकर ऊपर देखता है, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर छत पे खड़ा है वो हमेशा नीचे देखेगा, मिनिमम एरिया देखेगा। चलिए सबसे पहले जब आपने ग्राफिकल शुरू करना है तो आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मैं लिख रही हूँ पहले इक्वेशंस क्या है आपकी। सबसे पहले मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 20x1 प्लस 30x2 सब्जेक्ट टू पहली कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 50, दूसरी कंस्ट्रेंट 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 60 where x1 and x2 are greater than equal to 0। क्वेश्चन गिवन है, पहली इक्वेशन उठा लो 4x1 सॉरी 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 50। पहली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब ऊपर देखिए सारे साथ साथ में लिखोगे, बाद में लिख लेना, ऊपर मैं टाइम दूंगी लिखने का। ऊपर देखिए बोर्ड की तरफ, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर x1 एंड x2। सो एक चीज दोनों में से एक चीज जीरो ले लो। इफ x1 इज इक्वल टू 0, अगर x1 0 है तो x2 क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला, ये 0 हो गया ना पहला पार्ट, ये x1 0 हो गया तो ये बंद खत्म हो गया, 2 into 0 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5x2 इज इक्वल टू 50। इक्वेशन क्या रहेगी आपकी 5x2 इज इक्वल टू 50। तो x2 क्या हो जाएगा बेटा, इट इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10। अगर x1 0 है तो 2 into 0 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो बचेगा क्या 5x2 इज इक्वल टू 50 दैट इज x2 इज इक्वल टू 50 और 5 दैट इज 10। अब इफ x2 इज इक्वल टू 0, तो अगर x2 0 हो गया तो ये जो 5 into 0 ये 0 हो जाएगा ना सेकेंड वाला पार्ट। तो x1 क्या हो जाएगा 2x1 is equal to 50, that is x1 is equal to 50 divided by 2 that is equal to 25। x2 अगर 0 लिया तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी मल्टीप्लाई करेगा वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2x1 is equal to 50, that is x1 is equal to 50 over 2 that is equal to 25। अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स निकले आपके, x1 की वैल्यू कितनी निकली है 25, पहले x1 आएगा 25 और x2 की वैल्यू कितनी निकली है 10। तो आपके यहाँ पे पहला सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गया 25 फॉर x1 एंड 10 फॉर x2। पहले x1 आएगा फिर x2 आएगा। चलिए सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। और फिर वही इफ x1 इज इक्वल टू 0, अगर x1 0 है तो ये 0 हो गया ना, 4 into 0 0 हो गया। तो 3x2 is equal to 60, that is x2 is equal to 60 divided by 3 is equal to 20। पहला पार्ट 0 हो गया ना, x1 0 लिया तो 4 into 0 0 हो गया। तो क्या बचा 3x2 is equal to 60, that is x2 is equal to 60 over 3 that is 20। अब अगर x2 0 है, if x2 is equal to 0, तो x1 क्या हो जाएगा, x2 0 हो गया मतलब 3 into 0 0 हो गया ना, ऊपर वाला पार्ट 3 into 0 0 हो गया, ये कट गया। तो बचा क्या 4x1 is equal to 60, that is x1 is equal to 60 divided by 4 that is equal to 15। x1 is equal to 60 divided by 4 that is equal to 15। क्लियर बेटा यहाँ तक सबको। 4x2 is equal to 60, so x1 is equal to 60 over 4 that is 15। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 पहले लिखना है आपने 15 और x2 कितना है 20। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए 15 एंड 20। पहले x1 की वैल्यू लिखनी बेटा, फिर x2 की लिखनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको।
एक को 0 मानना है, उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा, तो अगले की वैल्यू निकाल लो। हाँ जी, देख लीजिए बेटा, क्लियर है यहाँ तक सबको? ग्राफ बना दूं? हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स क्लियर है जी सबको? Yes, ma'am. अब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देखो कहां तक जा रही है। x1 25 और 15, मतलब रेंज कहां तक जा रही है? 25 तक। और x2 की 10 और 20 की रेंज कहां तक जा रही है? 20 तक। तो मैंने जो भी कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, देखो आपके दो एक्सेस होते हैं ना, सबसे पहले यू हैव टू नेम द एक्सेस x एंड y, विदाउट नेमिंग देम यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मार्क्स। चलिए, अब रेंज आ रही है आपकी x1 की 25 तक, तो 5 का मार्जिन ले रही हूँ मैं, 5 10 15 20 एंड 25, 5 का ले रही हूँ। ऊपर भी ले लो 5 का, 5 वो 20 तक जा रही है, 5 10 15 एंड 20 25। अब ऊपर देखिए बेटा, ऊपर देखिए, चलिए पहला सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अगर x1 25 है तो x2 कितना है? 10। अगर x1 25 है, देखो यहाँ पे, तो x2 कितना है? 10। x1 25 है तो x2 कितना है? 10। इनको ज्वाइन कर दो। यहाँ तक ठीक है बेटा? अब आपके एरिया कहाँ पे है? वो क्या कहते हैं, इक्वेशन क्या आती है आपकी, याद करो, लेस देन इक्वल टू। पहली इक्वेशन लेस देन इक्वल टू टाइप की थी ना, जब सॉल्व करते हैं तब इक्वल टू लेके चलते हैं, सॉल्व करने के बाद इक्वल टू लेना, अदरवाइज लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। लेस देन इक्वल टू मतलब एरिया कहाँ पे है? इस लाइन के नीचे। एरिया कहाँ पे है? नीचे। नीचे का मतलब क्या है? नीचे का मतलब क्या है कि जहां यहाँ पे x1 x2 इस लाइन के नीचे